हाँ बेटा, अपने देखो, अपन ने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ा, अब उनके ड्रॉबैक देखते हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का सबसे पहला ड्रॉबैक है यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। क्यों बेटा? लेंस में आपको पता ही है अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उससे फोकस अलग अलग हो जाती है, कलर स्प्लिट हो जाती है। अपन ने पढ़ा था क्रोमेटिक एब्रेशन और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था। ठीक है। एक सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे अपन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन होता है तो लेंस की साइज ज्यादा बड़ी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन अपन बीच में से नहीं पकड़ सकते, कोने से पकड़ना होता है, और कोने से पकड़ना होता है तो अपन बहुत बड़ा लेंस नहीं ले सकते, और बहुत बड़ा लेंस नहीं ले सकते अपन, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी कम मिलेगी अपने को, है ना। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ड्रॉबैक देखते हैं अपन। पहला, देर आर क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन, बोथ क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन। हालांकि स्फेरिकल एब्रेशन वहां भी होता है मिरर में भी, लेकिन वहां अपन दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एब्रेशन इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो बेटा, है ना, उसके बाद ये तो हो गया, है ना। मिरर में अपन ये चीज दूर कर देंगे कैसे? क्रोमेटिक एब्रेशन दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, मिरर में तो वैसे भी क्रोमेटिक एब्रेशन तो होता नहीं है, स्फेरिकल एब्रेशन दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, वहां पे स्फेरिकल की जगह पैराबोलिक मिरर ले लेंगे। अच्छा, यहाँ दूसरा क्या है बेटा, इंटेंसिटी, है ना, देयर वुड बी लेस इंटेंस इमेज। क्यों? ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ साइज ऑफ एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ, या लिमिटेशन ऑफ एपर्चर साइज। ठीक है, एपर्चर के लिमिटेशन की वजह से यहाँ इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम वैसे ही इतने दूर की चीजें देख रहे हैं, वैसे ही तो वो नजर नहीं आ रही, और फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो समस्या ही है ना। तो बड़ा अपन लेंस ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोने से पकड़ते टूट जाता है ना, क्योंकि उसकी कॉर्नर से ही पकड़ सकते, बीच में से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बीच में से तो रे पार होती है। तो बड़ा ले नहीं सकता, छोटा लूंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, और ये काम मेरे उसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक थे। अब अपन देखते हैं इनको ओवरकम कैसे किया जाएगा ना। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या एडवांटेज है जो ये अपने रिफ्लेक्टिंग के ड्रॉबैक ओवरकम हो रहे हैं? तो आप लिखो, हेडिंग डालो, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो देखो, टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ, टू ओवरकम द ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, टू ओवरकम द ड्रॉबैक और limitations of refracting type telescope we use reflecting type telescope ना। रिफ्रैक्टिंग के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। सर इसमें फायदा क्या है, अभी देखते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, देखो सबसे पहला फायदा तो ये कि these are अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, ये लिखो, ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव, ए कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव। तो वहां पे ऑब्जेक्टिव में लेंस यूज करते थे जहां क्रोमेटिक एब्रेशन होता था, यहां हम यूज कर रहे हैं क्या, मिरर। ठीक है ना, तो वो कॉनकेव मिरर, एंड मिरर इज, सो इट इज, है ना, नोट डाउन करो यहां तक, है ना। एंड ड्यू टू मिरर इट वुड बी क्रोमेटिक एब्रेशन फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन लिखो, इट वुड बी, ड्यू टू मिरर इट इज या इट वुड बी क्रोमेटिक एब्रेशन फ्री, यही लिखो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक, यही लिखो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। तो एक तो ड्रॉबैक दूर हुआ भैया, यहाँ कलर स्प्लिट नहीं होंगे, सबसे बढ़िया मामला है ना, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। एंड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एपर्चर, अब मिरर कितना ही बड़ा बना लो, क्योंकि वॉल माउंट होगा ये तो, है ना, और पैराबोलिक ले लो, अपने को बेटा स्फेरिकल एब्रेशन दूर करना है, तो लिखो वी विल यूज पैराबोलिक मिरर रादर देन स्फेरिकल मिरर टू ओवरकम या टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन, है ना, रादर देन पैराबोलिक मिरर, इट वुड रिड्यूस spherical, other than spherical, it would also
इट विल ऑल्सो फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, तो अपने क्या करा बेटा, स्फेरिकल मिरर की जगह हमने ले लिया पैराबोलिक मिरर, उसको कर दिया स्फेरिकल एब्रेशन फ्री, जो कि वहाँ लेंस में नहीं कर सकते थे हम। अब देखो बेटा, और इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, आप मिरर कितना ही बड़ा ले सकते थे, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। चलो अब अपन पढ़ते हैं न्यूटेनियन, होते तो खूब सारे टाइप के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, अपन पढ़ते हैं न्यूटेनियन टाइप टेलीस्कोप, है ना, न्यूटेनियन टाइप टेलीस्कोप, यही पढ़ना अपने को। इसमें बेटा देखो बेटा, एज ए ऑब्जेक्टिव अपन लेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्टिव लेंगे अपन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर चाहो जितना बढ़ा लो, मैंने आपको फिर समझा दिया, क्योंकि वॉल माउंट होगा, कोई समस्या नहीं है, आपके इंटेंसिटी बढ़ गई, बढ़िया ब्राइट इमेज बनेगी। ठीक है ना। तो और उसको अपन क्या करेंगे, स्फेरिकल की जगह क्या ले लेंगे, पैराबोलिक ले लेंगे। पैराबोलिक लेने से वो फ्री हो जाएगा, क्या, क्रोमेटिक एब्रेशन फ्री भी हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर एज ए ऑब्जेक्टिव। अभी मैं स्फेरिकल कॉनकेव मिरर ही बना रहा हूँ, है ना, होता थोड़ा सा पैराबोलिक है, लेकिन अभी अपन स्फेरिकली बना के दिखा रहे हैं। इसकी रेडियस हो गई आर, है ना, यहाँ पे पैरेलल रे गिर रही है ये, और बहुत बड़ा आप वॉल माउंट करो, बढ़िया से बढ़िया बड़ा बनाओ, और ये पैरेलल रे इस पे इस टाइप से गिरा दो। ठीक है, ये आ रही है बहुत दूर से रे आ रही है, ये रे सब इसके फोकस पे कन्वर्ज होगी, है ना, ये फोकस पे कन्वर्ज हुई। लेकिन इसके बीच में अपन क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर 45 डिग्री के एंगल पे, हाँ यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख देंगे बीच में, इन बिटवीन, है ना, 45 डिग्री के एंगल पे। 45 पे क्यों, ताकि रे इधर से आएगी, और वो 45 पे मिरर होगा तो वो 90 पे डेविएट हो जाएगी। याद है, जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, तो ये इधर नहीं मिलके यहाँ ऊपर मिलेगी, यहाँ, है ना, तो ये 90 डिग्री पे डेविएट हो गई, और ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे फोकस हो जाएगी, और इसके फोकस जितनी दूरी पे, ये जो पॉइंट है इससे फोकस जितनी दूरी पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे एज आई पीस। ठीक है, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे एज आई पीस यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, तो ये रे 90 इस पे डेविएट होकर ऊपर जाने लग गई। अब यहाँ पे आगे बढ़ाओ इनको, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रख दो इसके फोकस पे। ठीक है बेटा, ये आई पीस की तरह बिहेव करता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये पैरेलल रे आपको मिल जाएगी। ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या हो गया बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और ये हो गया आई पीस आपका कॉन्वेक्स लेंस, आई पीस। ठीक है, उधर वो ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस हो गया, इधर ये ऑब्जेक्टिव, है ना, मिरर हो गया ऑब्जेक्टिव। कौन सा, कॉनकेव मिरर, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसकी फोकस कितनी हो जाएगी बेटा, r/2, वही जो मिरर के फॉर्मूले है, r/2। ठीक है, चलो बेटा, तो ये हो गया इसका डायग्राम न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप का। ये आपको यहाँ पे मिल गई रे पैरेलल, ये आपकी फोकस आ गई। थोड़ा इसको साफ अक्षरों में लिख देते हैं, ठीक है ना, एफ मिरर कर दिया मैंने, एफ की ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है बेटा, तो अब आपने को ये रे मिल गई, आई पीस। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई एफ ई। देखो ये यहाँ से लेंस से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो चारे इंटरसेक्ट कर ये दूरी हो गई एफ ई, और ये पूरी मिला के, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लस ये इस पॉइंट तक वर्टिकल, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एफ एम, मिरर का फोकस। तो ये पूरी लेंथ ये जो ऊपर से लेके नीचे 90 बन रही है, एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी रे, अब चाहो जितना बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये रे यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, मिरर ने आपके ऊपर भेज दी रे। ठीक है, थोड़ी सी रे मिरर रोकेगा जरूर, लेकिन आप इसको जितना पीछे रखोगे उतना बढ़िया। अपने को तो 90 पे मोड़नी तो है, सब रे को ऊपर ही तो भेजनी है। ठीक है बेटा, चला जाओ, अब अपन इसके आगे पॉइंट लिख लेते हैं कि इसमें, अच्छा इसमें सारे जो होते हैं बेटा अपने फॉर्मूले, सारे जो इसके मैग्निफिकेशन वगैरह होते हैं वो सारे सेम एज वो जो होता है ना, जो टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले होते हैं सारे, है ना। अब देखो एक एक करके इसके पॉइंट लिख लेते हैं अपन। इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप concave lens, convex lens is used as eyepiece and concave mirror as eyepiece and concave mirror as objective। ध्यान रखना, mirrर as objective। ठीक है, ये पहला पॉइंट। तो एक हो गया लेंस, एक हो गया मिरर। मिरर ने एक तो स्फेरिकल एब्रेशन खत्म करवा दिया पैराबोलिक होके, और एक क्रोमेटिक एब्रेशन तो वैसे ही नहीं होता इसमें, क्योंकि सारे कलर का फोकस सेम होता है r/2। ठीक है बेटा, अब देखो, ड्यू टू लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों लार्ज अपर्चर, क्योंकि ये वॉल माउंट होता है, एक सरफेस इसी काम की नहीं होती है, एक रिफ्लेक्टिंग होती है, तो दूसरी की तरफ से वॉल माउंट कर लेते हैं, तो इसको रख रखाव में या पकड़ने में कोई समस्या नहीं है। तो चाहो जितना बड़ा मिरर लो, दीवारों में भी एडजस्ट फिट कर सकता हूं मैं। तो ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी, या इमेज विल बी ब्राइट। ठीक है, इमेज विल बी इंटेंस या ब्राइट। ओके बेटा, ये मजा आ गया अपने को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा अब,
वही उसका लिख लो, मैग्नीफाइंग पावर है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ न्यूटोनियन टेलीस्कोप विल बी सेम एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, डिट्टो वही पावर, वही दो, मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, सेम एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सॉरी सेम एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सॉरी। तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम हो जाएगी एफओ प्लस एफई, एफओ अपॉन एफई, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बेटा, और मैक्सिमम, अच्छा इसमें आप एफओ को क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव की r/2 ना, तो लिख दो यहाँ पे r/2 एफई, ठीक है ना, बस ये r/2 आ गया। अच्छा मैक्सिमम है ना, ये सारे नोट कर लो फटाफट यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है ना। मैक्सिमम का भी फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, ठीक है, इतना कोई पूछ रहा नहीं है। तो ये मजा आ गया सर सारी बात। अच्छा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे अपन, एफओ बाई एफई, अंदर क्या आएगा बोलो, एफओ अपॉन एफई, अंदर एफई बाई आर, उल्टा होता है एफई बाई आर प्लस 1, एफई बाई डी, सॉरी एफई बाई डी प्लस 1, ठीक है ना, एफई बाई डी प्लस 1, और एफओ की जगह लिख दो r/2, r/2 एफई। हालांकि इसमें तुम्हारे से इतना कोई न्यूमेरिकल पूछ नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर वाला पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को ये सारी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इस पे ये सारे फार्मूले नोट करो, ठीक है बेटा, ये सारा डायग्राम हो गया है ना, ये आईपीस में ही अपन ने ये लेंस की जगह मिरर यूज़ कर लिया, ठीक है, इधर ये सारे फार्मूले बन गए अपने पास सारे, कोई समस्या ही नहीं है, न्यूमेरिकल में कोई समस्या आनी नहीं है, ठीक है। एक आधा इस पे क्वेश्चन कर लेंगे अगले टर्म पे, ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाएगा, और बाकी ये ड्रॉबैक मैंने बता ही दिया आपको। चलो बेटा बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ढंग से पढ़े आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बाकी आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ओके। चलो हाँ बेटा, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आई डिफेक्ट की बात कर रहे थे, अपन ने लगभग सारे पढ़ लिए, क्या क्या आई डिफेक्ट तो सारे पढ़ ही लिए, चारों टाइप के आई डिफेक्ट। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन ने पहले माइक्रोस्कोप पढ़ा, उसमें सिंपल कंपाउंड पढ़ लिया, फिर अपन ने पढ़ा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में अपन ने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ लिया, टेरेस्ट्रियल पढ़ लिया, गैलीलियन पढ़ लिया, तीनों में डिफरेंस पढ़ लिया, क्यों जरूरत पड़ी पढ़ लिया। फिर अपन ने रिफ्रैक्टिंग को छोड़ के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ा, उसमें न्यूटोनियन पढ़ लिया, ठीक है। सब पे न्यूमेरिकल भी कर लिए थे अपन ने, लगभग 15-20 क्वेश्चन, जो भी आपकी सीक्वेंस देख लेना। अब आज में थोड़ा से भारी क्वेश्चन जो है अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे आपको, कहीं पे मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें क्या है बेटा, देखो ये चैप्टर ऐसा, इसमें ये एकमात्र चैप्टर ऐसा जिसमें कंपटीशन एग्जाम में एम्स ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं आई डिफेक्ट और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे, तो इनको थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले आप समझ लो मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन में डिफरेंस है बेटा। मैग्निफिकेशन होता है एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन में एंगल एट आई देखते बेटा, तो कितना एंगल इंस्ट्रूमेंट बनवा रहा और कितना हमारे बन रहा था मैक्सिमम, याद है थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो ये मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्योंकि एम्स ने कई बार पागल बनाया है, दिया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और पूछ लीनियर मैग्निफिकेशन लिया, तो वो तो सिंपल लेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अभी आ जाओ, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, हाँ देखो, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है साहब, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, एफओ प्लस एफई। ये देख ठीक है, ये एफओ, ये एफई, और ये हो जाएगी एफओ प्लस एफई। ध्यान रखना नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ही हो गया, हाँ एफओ प्लस एफई। फिर क्या है, ए ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल, चलो बनाओ साहब लेंथ एल की लाइन, ये दिख रही है क्या, ये एल लेंथ की लाइन बना दी, हाँ, इज ड्रॉन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक साहब। द आईपीस फॉर्म रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, ठीक है साहब, बिल्कुल रियल इमेज बनाएगा। ये देखो आप, ये काम करते इसको व्हाइट कलर की कर देते हैं, ये रियल इमेज, ठीक साहब, रियल इमेज, ये रियल इमेज आई है ना, रियल इमेज ऑफ लेंथ ऑफ आई, ठीक है। ये एल लेंथ का ऑब्जेक्ट था और आई की इमेज बन गई, रियल इमेज आई लेंथ की, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल। ये
अच्छा ये डिस्टेंस हो गई एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक साहब। हाँ अब क्या है ये आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये एक्चुअल में मैग्नीफाइंग पावर होना चाहिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी इज, है ना। अब टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, तो मैं बोल दूं वैसे तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है बेटा, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन, है ना। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है टेलीस्कोप की, नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो मैं बोल दूं एफ ओ अपॉन एफ ई, ये अलग है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, वो एफ ओ बाई एफ ई। अब एफ ओ बाई एफ ई तो यहाँ 4 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन जो थे उसके ऐसे थे, इसके 4 ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा था एक एल बाई आई, है ना, एक एल माइनस आई अपॉन एल प्लस आई, एक उल्टा था एल प्लस आई अपॉन एल माइनस आई, है ना, ये इस टाइप के ऑप्शन थे इससे कुछ, है ना। और एक था एल बाई आई माइनस वन, क्या था एक एल बाई आई माइनस वन, एल बाई आई माइनस वन, ये ऐसे 4 ऑप्शन थे, ये। तो अब ऑप्शन से मेरे को क्या एफ ओ बाई एफ ई तो कहीं दिया हुआ नहीं था, लेकिन मेरे पास तो यही फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप की। अब क्या किया जाए, तो एफ ओ बाई एफ ई को तो मैं बोल दूं अब मेरे पास ये एल आई है तो पिक्चर में एल और आई लाने, तो एल और आई तो पिक्चर में इस ट्राइंगल से आएंगे, थीटा है, तो बोल दूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ, ठीक है, स्मॉल एम इज इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ इमेज आई अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एल, ये, और माइनस लगेगा एक, सर क्यों लगेगा माइनस, माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि उल्टी इमेज है, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का, क्लियर है, क्योंकि m माइनस आने वाला है। अच्छा और m की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो मेरे पास u अवेलेबल है, u दिस u, है ना, और ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि लेंस के इधर है, तो मैं अगर आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो इसके लिए u नेगेटिव होगा, इधर है ब्लैक लाइट, तो बोल दो मैग्निफिकेशन को u से भी लिख सकता हूं मैं, कितना f अपॉन एफ प्लस यू, लेंस के लिए होता है ना ये, इज इक्वल टू माइनस आई बाई एल। बोलो अब यहां पे बोलो f कितना है, तो f कितना है, एफ ई, आई पीस की बात चल रही है, और ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये हो जाएगा यू ई बराबर माइनस ऑफ दिस, तो रखो, तो यहाँ आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ ई माइनस यू ई की वैल्यू आ जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई, ये इज इक्वल टू माइनस आई बाई एल, ये, और यहाँ पे देखो एफ ई से एफ ई गया, और ये आ जाएगा एफ ई बाई एफ ओ, माइनस का माइनस से माइनस गया, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, सॉरी एफ ई बाई एफ ओ, एफ ई बाई एफ ओ माइनस बराबर माइनस आई बाई एल, यहाँ से माइनस गया, तो यहाँ से एफ ओ बाई एफ ई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू एल बाई आई, आंसर कितना गया एल बाई आई, क्लियर है क्या, आंसर विल बी दिस एल बाई आई, क्लियर है, थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन, मतलब उसने बात तो मैग्नीफाइंग पावर की करी है टेलीस्कोप की, जो कि एफ ओ बाई एफ ई होता है, लेकिन चारों ऑप्शन में एल और आई दिया, एल और आई मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज, तो फिर मेरे को इस लेंस का मैग्निफिकेशन और लगाना पड़ा, तो क्वेश्चन तो बेसिकली लेंस का था, अब एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू इस सिमिलर ट्राइंगल से मुझे लानी थी, क्लियर है क्या, सब समझ में आ गया, थोड़ा इसको देखना ध्यान से, मैनिपुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन में उलझाया है। ये देखो क्या है, ए पर्सन यूज 1.5 डायोप्टर ग्लास, है ना, ये पावर है उस ग्लास की, टू हैव नॉर्मल विजन, है ना, फ्रॉम 25 ऑनवर्ड्स, मतलब वो 25 सेंटीमीटर के बाद देखने के लिए, मतलब 25 सेंटीमीटर से ही उसको नजर आने लग जाए, उसके लिए पॉजिटिव पावर का चश्मा, इसका मतलब उसको लॉन्ग साइटेडनेस था, मतलब पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती थी, अरे बोलो दूर की क्लियर दिखती थी, पास की साफ नहीं दिखती थी, दूर की क्लियर दिखती थी लेकिन पास की क्लियर नहीं दिखती थी इसको, तभी तो ये चश्मा लगाना पड़ा पॉजिटिव पावर का, हाइपरमेट्रोपी है उसको, अरे बोलो बेटा दूर की क्लियर पास की क्लियर नहीं। अब क्या है, वो ही यूजेस 20 डायोप्टर लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप टू सी एन ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा सुनना, अगला पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी इफ ही यूजेस माइक्रोस्कोप विदाउट लेंस। सुनना समझना इस क्वेश्चन को, लड़के के पहले से चश्मा लगता है, पास का चश्मा लगता है, उसको पास का क्लियर दिखता नहीं है, का मतलब उसको हाइपरमेट्रोपी आई, उसको नियर, उसको लॉन्ग साइटेडनेस है, तो उसको पास का क्लियर नहीं दिखता, उसका चश्मा लगता है। अब चश्मा लगता है तो मैं बोल दूं अब बात चल रही है बिना चश्मे के, एक माइक्रोस्कोप यूज करेगा पर बिना चश्मे के। अब जब वो चश्मा यूज नहीं करता तो उसका तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 थोड़ी रही, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल विजन 25 थोड़ी रहा, 25 तो चश्मे के साथ है। तो क्या मैं बोल दूं इनडायरेक्टली वो नियर पॉइंट चेंज कर रहा है, जो डी कैपिटल डी बराबर 25 होता है वो चेंज हो गया, लड़के को 25 का दिखता ही नहीं है। समझना बात को, ये लड़के की आंख, समझना ध्यान से, ये कोई बॉय, ठीक है, ये आंख है उसकी, इसके लिए बेसिकली नियर पॉइंट 25 नहीं था, 25 नहीं था, ये था x,
लड़के का नियर पॉइंट 25 है ही नहीं, एक्स है। चश्मा लगाता है तो 25 होता है, यानी कि उसके पास डिफेक्ट है, उसको लॉन्ग साइटेडनेस है। तो क्या मैं बोल दूं चश्मा लगाने के बाद ये कितना 1.5 डायोप्टर का चश्मा लगाने के बाद तब 25 हो जाता है, तो नियर पॉइंट 25 हो जाता है, 25 हो जाता है। पहले x था अब 25 है, पहले x था उसको x के करीब नहीं दिखता था, लीस्ट डिस्टेंस, अब 25 है। फिर चश्मा हटा दूंगा फिर x हो जाएगा। बिना चश्मे के नियर पॉइंट x है, चश्मे के साथ 25 है। तो सबसे पहले तो x निकालो कि लड़के का नियर पॉइंट था कितना। तो पहला पार्ट इसका पार्ट 1, तो दो पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ रहा हूं मैं। पार्ट 1 ध्यान देना है ना, लड़के का नियर पॉइंट निकालना, लड़के का नियर पॉइंट निकालना। तो लड़के का नियर पॉइंट निकाल रहे अपन, ठीक है। ये चलो आ जाओ साहब। तो क्या मैं बोल दूं लड़के का नियर पॉइंट, तो मैं बोल दूं इस चश्मे ने, इस लेंस ने 25 को एक्स पे पटक दिया तभी तो लड़का देख पाया। तो चश्मे ने किया क्या है, चश्मे ने किया ये है कि 25 था, सॉरी x था 25 है। तो लड़के ने, सॉरी चश्मे ने किया क्या है, लेंस ने किया क्या है, 25 से आने वाली चीज को अब लड़का देख पा रहा है, यानी कि लड़के के नियर पॉइंट पर चली गई है। तो मैं बोल दूं 25 से आने वाली चीज को लड़का देख पा रहा है, क्योंकि 25 से आने वाली चीज लड़के के नियर पॉइंट पे चली गई है। ये लड़के के नियर पॉइंट पे चली गई, तो बोल दूं u बराबर फॉर लेंस बोलो u बराबर -25, -25 पे कोई रखी चीज की इमेज v बराबर -x पर बनेगी। तो 25 पर रखी चीज की इमेज, ये सेंटीमीटर था, -x पर बनेगी। चलो सेंटीमीटर लिख दो, ये नियर पॉइंट। और f कितना हो जाएगा, f बराबर +1 अपॉन पावर, एंड दिस इज f बराबर 2/3 यानी कि 200/3 सेंटीमीटर। अरे कर दिया ना ये 1.5, तो नीचे 3/2 तो 2/3 200/3 सेंटीमीटर। चलो आ जाओ, ये हो गया u, ये हो गया v, ये हो गया, है ना। तो आ जाओ 1/v यूजिंग लेंस में -1/u बराबर 1/f, लेंस फॉर्मूला यूज करा, कितना आ जाएगा बेटा ये 1/v, मुझे 1/v, v हो जाएगा -x निकालना है, प्लस माइनस 25 बराबर, यहाँ लिखो -1/x माइनस 1/25 इज इक्वल टू 3/200, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से x 1/x कितना आ जाएगा बोलो, तो यहाँ से 1/x को उधर भेजा और इन सबको इधर लाया, तो यहाँ पे मैं कर दूं क्या 8 तो ये 5/200, ये आ जाएगा 5/200। यहाँ से आ जाएगा मेरा तो x बराबर 40 सेंटीमीटर। लड़के का नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर था, मतलब लड़के को 40 के करीब नजर ही नहीं आता था। ये तो लेंस था जिसने 25 का दिखा दिया, तो लड़के का ओरिजिनल नियर पॉइंट वाज 40 सेंटीमीटर। अब बिना चश्मे के लड़का 40 के करीब देख नहीं पाता है, तो बोल दूं लड़के का नियर पॉइंट 40 था। तो अब आ जाओ, लड़के का नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये यहां तक मोरल ऑफ द स्टोरी है इस पूरी की। तो लड़के का नियर पॉइंट पता पड़ लिया। ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त। ठीक है, कौन से ईयर में पूछा था, चलो ईयर फियर छोड़ो, ये एम्स में पूछा क्वेश्चन है, ठीक है ना, है ना। लड़के का नियर पॉइंट कितना था 40। अब आ जाओ, अब क्या बोल रहा है, ही यूजेस, अब यहां से ही विदाउट स्पेक्स, तो विदाउट ग्लास तो कर दिया लड़के का, तो 40 है। ही यूजेस 20 डायोप्टर लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप टू सी एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम। तो मैं बोल दूं सिंपल, अब पार्ट टू एमपी मैक्सिमम फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप कितनी होती है, माइक्रोस्कोप बोलो, तो कितनी होती है एमपी मैक्सिमम इज इक्वल टू, बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर D/f+1। ये अब ये निकालनी है अपने को, लेकिन इस बार D, यहां D, यहां लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
विजन फॉर लड़का विल बी 40 सेंटीमीटर। फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर लड़का वुड भी 40 सेंटीमीटर, मतलब लड़के को 40 के करीब। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी बोलो? यह आ जाएगा 40, यहां पे 40 सेंटीमीटर, 40 डिवाइड बाय पावर। और फोकस कितनी है लेंस की? फोकस ऑफ लेंस 1 बाय पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/20 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ए फोकस 5 सेंटीमीटर आई लेंस की, तो यहां 5 रखो, 5 सेंटीमीटर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 9। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, एम्स में पूछा हुआ बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब कितनी स्टाइल से तेरे को कितनी स्टाइल से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बताया। डी को बताने की स्टाइल बड़ी शानदार थी। लड़के का चश्मा लगता था तो लड़का 40 के करीब नहीं देख पाता था, तो नियर पॉइंट बताने का बड़ा बेहतरीन तरीका था। तो 40 सेंटीमीटर वॉज नियर पॉइंट, उससे क्वेश्चन सोल्व करा। तो डी की जगह 40 आएगा। एक तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता कि इफ नियर पॉइंट इज 40 एंड फोकस ऑफ माइक्रोस्कोप इज 5 देन फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर। वो तो बहुत आसान हो जाता। इसने बड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया और बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे आ जा बेटा। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर लॉन्ग साइटेड पर्सन इज 60 सेंटीमीटर। लड़के को 60 के करीब नहीं दिखता। आओ सॉल्यूशन में। लड़का कांट सी विद इन 60 सेंटीमीटर। ये लड़का, ये नियर पॉइंट 60 है, ये 60 सेंटीमीटर, ये नियर पॉइंट। ये लड़के का नियर पॉइंट 60 सेंटीमीटर है। बाय यूजिंग ए स्पेक्स लेंस दिस डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर। रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर मतलब 12 हो गई या 12 कम हो गई? ये क्या है? चलो दोनों करके देखते हैं, है ना। ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर क्या है? मेरे हिसाब से 12 हो गई। रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर मतलब 12 हो गई। बाय 12 थोड़ी दिया, इज रिड्यूस टू 12 मतलब 12 रह गई। ये का मतलब मैं बोल दूं क्या? चश्मा लगाने के बाद उसको 12 की चीज भी नजर आने लग गई। तो लड़के को बिना चश्मे के 60 के करीब नहीं दिखता था, 12 का भी दिखने लग गया। चलो एक बार 12 से करके देखते हैं एक बार, है ना। तो मैं बोल दूं 12 पे रखी बुक, 12 पे रखी बुक से आने वाली रे, है ना। 12 पे रखी बुक से आने वाली रे को लड़का देख पा रहा है। 12 पे रखी बुक से आने वाली रे को लड़का, यानी कि 12 को उठा के 60 पे फेंक दिया लेंस ने। तो 12 सेंटीमीटर पर रखी बुक लड़का पढ़ पा रहा है, पढ़ पा रहा है मतलब लड़के को 60 से आती, 60 सेंटीमीटर से आती लग रही है, से आती हुई लग रही है। तो लड़के को ये बुक 60 से आती भी लग रही है। तो बोल दो u बराबर -12, v बराबर -60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो u बराबर -12, v बराबर -60 सेंटीमीटर। तो यहां से f निकाल लो, f इज इक्वल टू वॉट? तो यहां से 1/v - 1/u बराबर 1/f। दिस एम्प्लाइज 1/v - 60 माइनस प्लस 1/12 बराबर 1/f। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? 60 LCM -1 + 5 बराबर 1/f। दिस एम्प्लाइज f बराबर कितना आ जाएगा? 60/4। तो मेरा तो आ रहा 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पावर ऑफ लेंस। तो p बराबर आ जाएगा 15/100, 100/15। डायप्टर कितना आ जाएगा? ये 20/3 डायप्टर। 20/3 डायप्टर आ रहा है इससे। तो हाँ दिया हुआ है 20/3 है ऑप्शन में। और आंसर देख लेते हैं, यही आंसर है। ठीक है बेटा। वो रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर मतलब 12 हो गई। रिड्यूस बाय 12 सेंटीमीटर होता तो फिर मैं 60 में से 12 घटा के 48 करता। तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दे। रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिड्यूस टू 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 12 रह गई। ठीक है चलो। तो सर ये समझ में आ गई। हाँ तो क्या लिखा बेटा? A microscope is focused on a coin lying at the bottom of the beaker. The microscope is now raised by 1 centimeter
है ना, अप बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर बी poured into beaker so that coin again is in focus। देखो क्वेश्चन को समझते हैं, समझ ना हो वो तो मैंने भी पढ़ लिया। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ कॉइन, है ना, इन ए बीकर। तो ये क्या है कि जैसे ये बीकर है, सुनना ध्यान से, ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे स्केल होती है जिसमें मेजरमेंट चलता है, ये स्केल है, ठीक है ना, ये स्केल है। अब यहाँ पे एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लगा होता है, ये इस टाइप का, यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये वो बोल रहा है ये बीकर है, अब यहाँ पे कॉइन रखा है, ये कॉइन है, ये सी, इसको फोकस करा, मतलब मैं बोल दूं इसको फोकस करा हुआ अभी, ये मेरे को मस्त नजर आ रहा है, ये यहां से मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये कॉइन। तो बोल दूं इसकी फोकस तो फिक्स है, ए बेटा ये एफ तो फिक्स है, एफ फिक्स। तो बोल दूं पहला ये जैसे ये डिस्टेंस है। अब अगला कह रहा है कि इसमें पानी भर दिया, और मैं कब तक पानी भरूं, इधर सुनना, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप बेटा ये तुम्हारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट है, मैं बता रहा हूं तेरे को, ये देख अब क्या है, कब तक पानी भरूं। तो मैं बोल दूं अगर मैंने पानी भरा तो मैं बोल दूं इमेज शिफ्ट हो जाएगी कॉइन की, ये कॉइन है, ये पानी भरा मैंने, है ना, ये पानी भरा, तो मैं बोल दूं इस बार कॉइन की इमेज शिफ्ट हो गई है। देखो ये कॉइन से आने वाली रे, ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ी नीचे ऊपर से आती हुई लगेगी। अरे बोलो अब इसको फोकस करना है, तो बोल दो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप थोड़ा ऊपर से रख गया, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगला कह रहा है कि इसका जो फोकस कर रखा था पहले कॉइन को, अब पानी भर दिया, तो ये बात तय है कॉइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कॉइन की में सी डैश हो जाएगी ये। तो बोल दू कॉइन ऊपर शिफ्ट हो गया, तो मैं बोल दू ये शिफ्टिंग को ये फोकस करेगा, तो मैं बोल दू मेरे को ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप भी उतना ही ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जितना कॉइन शिफ्ट होगा उतना ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को शिफ्ट कर ले, तो फिर से उसकी इमेज फोकस में आ जाएगी। तो मैं बोल दू कॉइन की शिफ्टिंग इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हेंस अपवर्ड हुआ कॉइन शिफ्ट, है ना, रे की डायरेक्शन में, हेंस वी हैव टू शिफ्ट माइक्रोस्कोप बाय 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, है ना। तो मुझे भी माइक्रोस्कोप 1 सेंटीमीटर अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे ये करना पड़ा, इसका मतलब कॉइन 1, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करा है, इसका मतलब कॉइन भी ऊपर शिफ्ट हुआ है। ये देखो क्या लिखा, माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, माइक्रोस्कोप को आपने 1 सेंटीमीटर सरकाया, इसका मतलब आपने इसको इमेज को फोकस करा, मतलब इमेज 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। तो बोल दूं माइक्रोस्कोप 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ मीन्स कॉइन की इमेज 1 सेंटीमीटर ऊपर बनेगी, खत्म। तो बोल दो शिफ्टिंग टी 1 - 1 बाई म्यू, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, और टी थिकनेस कितना पानी भरा, ये टी पता करना, यही तो पता करना कितना पानी भरा, 1 - 1/4/3, तो ये आ जाएगा 3/4। हाँ तो ये 1 सेंटीमीटर टी, ये आ जाएगा बेटा 1/3, तो टी बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। आप 3 सेंटीमीटर पानी भर दो, आपका कॉइन 1 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है क्या सर, ये तो समझ में आ गया। ये भी कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ऐसे 2 पूछे, उसमें से 1 मैंने करा दिया, 1 आप करो। सर समझ में आ गई, क्लियर है, बोलो बच्चों। चलो इसके आगे के क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करते हैं चाय पीने के बाद, ठीक है, क्योंकि SKY सर इंतजार कर रहे हैं चाय पर। ओके बेटा, हाँ बेटा, कहां तक क्वेश्चन डिस्कस करिए। अब ये देखो, ये क्या है, फॉर नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर। जो कॉर्निया है वो 40 डायोप्टर की पावर प्रोवाइड करती है। लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20 डायोप्टर। देखो इस बात को समझना, लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, व्हाट डू मीन बाय लीस्ट कन्वर्जिंग पावर। लीस्ट कन्वर्जिंग पावर का मतलब हो गया सबसे कम कन्वर्ज करा, मतलब रिलैक्स्ड आई। कन्वर्जिंग पावर लीस्ट कब होती है, जब रिलैक्स्ड आई होती है, जब हम इनफाइनाइट की रेस देखते हैं, बहुत दूर की रेस देखते हैं, तो आई लेंस की फोकस बदलती है, उसमें इसने बोल दिया लीस्ट कन्वर्जिंग पावर मतलब मैक्सिमम फोकस, यानी कि हम दूर से आने वाली रे देख रहे हैं। तो और कॉर्निया की पावर तो फिक्स होती है। तो देखो 2 लेंस हो गए एक तरीके से, यूं समझ लो ये 2 कन्वर्जिंग लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया।
एक आई लेंस और एक ये। तो ये जो कॉर्निया वाला लेंस है उसकी पावर दे दी इसने 40 डायोप्टर जो कि फिक्स होती है, और अपने आई लेंस की बदलती है, उसमें आई लेंस की जो पावर है वो दे दी लीस्ट, यानी कि मिनिमम पावर दे दी 20 डायोप्टर। यानी कि मैं पैरेलल रे को देख रहा हूं। लीस्ट कब होती है? जब हम इनफाइनाइट आने वाली रे को देख रहे हैं, ठीक है। और ये सारी रे कहां जाके कन्वर्ज होगी? रेटिना पे, तभी तो इमेज को देख पा रहा हूं मैं ये। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, कॉर्निया एंड आई लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। यू समझ लो इस बात को। तो बोल दो P इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी? आई प्लस कॉर्निया की P1 प्लस P2, और ये कितनी हो गई बेटा? 40 डायोप्टर प्लस 20 डायोप्टर, एंड दिस इज 60 डायोप्टर। ये हो गया 60 डायोप्टर P इक्विवेलेंट। तो यहां से F इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 1/P इक्विवेलेंट, एंड दिस इज 1/60। ये F इक्विवेलेंट आ गया है ना, मीटर। तो यहां से आ जाएगा 100 बटा, तो ये आ जाएगा F इक्विवेलेंट बराबर 100/60 सेंटीमीटर, 100/60 सेंटीमीटर। एंड दिस इज कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ रहा है? 1.67 सेंटीमीटर। और एक्चुअली यही होता है, ये प्रैक्टिकल डेटा से 1.67 सेंटीमीटर ही ये डिस्टेंस होती है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। बेहतरीन क्वेश्चन। तो कॉर्निया की भी कन्वर्जिंग पावर होती है, आई लेंस की भी होती है। आई लेंस की वेरिएबल होती है जिसको सिलरी मसल्स वेरी करती है, ठीक है। चलो सर, समझ में आ गया? क्लियर है क्या? ठीक सर, आगे आ जाओ। ये क्या है? द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 30 if all light which passes through objective of diameter this also passes through eye lens, then find out the diameter of eyepiece। देखो, हम जो टेलीस्कोप वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं मर्जी हुई जितने लेंस के डायमीटर ले ले, आपने ऑब्जेक्टिव का जो लिया उसी हिसाब से आईपीस का लेना पड़ेगा। ना ज्यादा लूंगा ना कम लूंगा तो मेरे ऑब्जेक्टिव को बड़ा लेने का फायदा नहीं हुआ, रे लॉस हो गई, इंटेंसिटी लॉस हो गई। और आईपीस को ज्यादा बड़ा ले लूंगा तो मेरा मटेरियल वेस्ट हो गया, पैसा ज्यादा लग गया। सर समझ में नहीं आया? अभी देखते समझ में नहीं आया तो इधर देख। तो हमारे लेंस देखो, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव FO एंड दिस इज आईपीस, है ना। ये आईपीस, ये आईपीस FE। देखो अब ये क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 30। कुछ नहीं बोले तो FO/FE बराबर 30, कुछ नहीं बोले तो मैं बोल दूं मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर लूंगा मैं। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर बराबर 30, तो बोल दो FO बराबर 30 टाइम्स ऑफ FE। और सही बात है, FO ही तो बड़ा होता है, तो FO इज 30 टाइम ऑफ FE, यहां लिख दो। ठीक साहब। अब देखो, मैं बोल दूं ये मार्जिनल रेज है, ये लास्ट रे है जो इस पे गिर रही है, और मैं बोल दूं इस एपर्चर, इसका जो डायमीटर है D, ये कैपिटल D, ये लिख रहा हूं मैं, ये उस हिसाब से। अच्छा, ये इसके फोकस पे कन्वर्ज होगी। अब ध्यान देना बेटा, ये इसके फोकस पे कन्वर्ज होगी, ये एंड फोकस कितना होगा बेटा? दिस डिस्टेंस वुड बी FO, ये FO, ये FO। क्लियर है? अब ये रे आगे जाएगी, अब ये रे आगे जाएगी तो क्या मैं बोल दूं क्या ये रे यूं निकल जाएगी? ये तो आईपीस छोटा पड़ गया और ये रे साइड में से निकल गई। बोलो, तो अगर आपने आईपीस छोटा ले लिया तो मेरी ये मार्जिनल रे निकल नहीं पाएगी, मतलब मेरे इस लेंस को बढ़ा लेने का कोई पर्पस सोल्व नहीं हुआ। जितनी इंटेंसिटी मैंने बढ़ाना चाहिए उतनी बढ़ी नहीं, तो क्या मैं बोल दूं कि अब मेरे को ये लेंस बड़ा लेना पड़ेगा। तो वो सारी रे जो इससे गुजरी है वो सब गुजरे, उसके लिए एटलीस्ट अगर यहां रखा है FO+FE नॉर्मल एडजस्टमेंट में, याद है, तो मेरे को इतना बड़ा लेना पड़ेगा। तो कहां रखा है, कितना दूर रखा है, तो मैं बोल दूं ये FE, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, पैरेलल है, तो FO+FE, तो ये ट्यूब लेंथ होती है FO+FE, FO+FE, तो ये FE दूर होगा तब जाके सारी रे निकलेगी। तो क्या मैं बोल दूं एटलीस्ट इतना एपर्चर लूं, ये स्मॉल d, एटलीस्ट इतना एपर्चर लूं ताकि जो रे इस पर गिरी वो सारी रे इससे पास हो। ये क्लियर है? चलो आ जाओ। तो यहां से अब सिमिलर ट्रायंगल, ये यहां से मैं बोल दूं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, ये फाई है तो ये भी फाई होगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां से मैं लिख दूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस FO/D कैपिटल D इज इक्वल टू FE/स्मॉल d, FE/स्मॉल d, ये FO परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैपिटल D इज इक्वल टू FE/स्मॉल d। अब यहां से स्मॉल d बराबर कितना आ जाएगा बेटा? FE/FO इंटू कैपिटल D। ठीक है, अब FO की वैल्यू कितनी है? 30 टाइम्स ऑफ ये,
तो बोल दो स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी बाई 30। अरे ये रख दिया यहाँ पे, तो ये कैपिटल डी बाई 30, तो बोल दो कैपिटल डी बाई 30 और कैपिटल डी 80 सेंटीमीटर दिया है, तो बोल दो स्मॉल डी कितना आ जाएगा। तो यहां से बोल दू ये स्मॉल डी कितना आ जाएगा, यहां लिखो। तो स्मॉल डी बराबर 80 बाई 30 सेंटीमीटर बराबर 8/3 सेंटीमीटर। यही आंसर है, देख लो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन। तो जितना ऑब्जेक्टिव का डायामीटर, एपर्चर का डायामीटर होता है उसी हिसाब से आईपीस का लिया जाता है, मर्जी हुई जैसा नहीं ले सकते हो। कैसे लिया जाता है, ये रहा डायग्राम आपके सामने। जो रे ऑब्जेक्टिव से गुजरी वो आईपीस से गुजरे, उसके लिए ऐसा होना जरूरी है सिस्टम का। सर सारी बात समझ में आ गई? तो सर ये तो बड़े तगड़े तगड़े, वास्तव में बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? आ जाओ। अब देखो बेटा, आपके मॉड्यूल में आई डिफेक्ट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सरसाइज 1 है उसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं करने। 18 एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का 18, 20, 21, 27, 33। या तो इनमें कैलकुलेशन बहुत बेकार है ना, अनटशंट कैलकुलेशन, कोई मतलब नहीं और कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने देख लिया कोई कंसेप्ट नहीं है, या फिर कोई आउट ऑफ सिलेबस, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने को नहीं पढ़ना है, ये 18 क्वेश्चन वो है, ठीक है। और या फिर इनमें कुछ एरर है ऑप्शनों में, ठीक है, तो फालतू समय खराब ना करें, है ना। ऐसे एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चनों में, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन करेक्शन है ना, तो डरना मत, ऑप्शन करेक्शन है। थोड़ी एक्सरसाइज 2 भारी भी है, इत्मीनान से करें, काफी भारी क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, तो ऑप्शन करेक्शन है ना, वो मैं बता दूंगा आपको। तो अभी तो मुद्दे की बात ये है, एक्सरसाइज 1 के ये क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आई डिफेक्ट की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नहीं करने। देखो बेटा, दिमाग मत लगाओ अपना, मैंने लगा दिया, तुम ये क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। लिख लो ये 18, 20, 21, 18, 20, 21, 27 एंड 33, ये वो क्वेश्चन है जिन पे आपको हाथ भी टच नहीं करना है। क्लियर है क्या? सर समझ में आ गई, बेहतरीन, ठीक है। बाकी आप कर लो, आपसे हो जाएंगे सारे। क्लियर है? चलो बेटा, अब अपने को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर अभी बात करते हैं अपन अगले टर्न पे, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर की। क्या बात कर रहे हैं अपन? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। चलिए क्या होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यहाँ रिजॉल्विंग लिमिट भी बोलते हैं इसको, है ना, रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। देखो बेटा क्या होता है एक्चुअल में, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, आर डॉट एल, मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन, है ना, और एंगुलर सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन या तो लीनियर और एंगुलर सेपरेशन, दोनों बातें होती है। एंगुलर सेपरेशन, मिनिमम लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो दैट मतलब कौन सा ना, सो दैट वन कैन सी देम सेपरेटली, वन कैन सी देम। अब वन कैन क्यों लिखा है सर? आई भी हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वन कैन सी देम सेपरेटली, ठीक है, सो दैट वन कैन सी देम सेपरेटली। सर कुछ समझ में नहीं आया यार, एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, सुनना, ये ए और बी है ना, ये ए ये बी, इन दोनों के बीच गैप है मान लो 2 सेंटीमीटर, और मैं इनको अलग देख पा रहा हूं, है ना, ये है ना I1, ये इन्होंने जस्ट अलग देखा। जैसे ही तुम इससे करीब कर देते हो या सॉरी इससे दूर कर देते हो तो ये मर्ज नजर आते हैं। तो मैं बोल दूं इसको मैंने जस्ट 2 सेंटीमीटर, और एक लड़का है उसने 1 सेंटीमीटर दूरी को ही सेपरेट देख लिया, 1 सेंटीमीटर, सेम डिस्टेंस है ना, A डैश B डैश, ये I2, इसने इसको सेपरेट देख लिया। तो मैंने 2 सेंटीमीटर के करीब आते ही मर्ज देख रहा हूं, और उतनी ही दूरी पर एक लड़का I2 है उसकी, वो 1 सेंटीमीटर को भी अलग देख पा रहा है, और अब पास करता हूं तो मर्ज देख रहा है। तो बताओ दोनों में से किसकी आंख तगड़ी हुई? E2। तो बोल दूं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो कम है, तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ 2 इज लेस देन रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ 1। ये मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये सेपरेट देख रहा है, जस्ट सेपरेट, है ना, सी जस्ट सेपरेट, है ना, ये भी सी जस्ट सेपरेट। तो बोल दो रिजॉल्विंग लिमिट 1 की ज्यादा, 2 की कम है, पर मैं बोल दूं आंख इसकी तगड़ी है, आंख E2 की तगड़ी है, आंख E2 की तगड़ी E1 से। तो इसको मैं रिजॉल्विंग पावर से डिफाइन करूंगा।
तो ये तो हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी, मतलब जितना कम सेपरेशन को मैं अलग देख लूंगा उतनी मेरी आंख तगड़ी, तो जितना कम सेपरेशन को मैं सेपरेटली देख लूंगा उतनी मेरी आंख तगड़ी। तो मैं बोल दूं जितनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी, अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, तो बोल दूं जितनी ज्यादा करीब की चीजों को आप सेपरेट देख लोगे उतनी आपकी आंख तगड़ी है रिजोल्व करने में। तो बोल दूं जितनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम उतनी आंख तगड़ी। ठीक है, जितनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी उतनी आंख तगड़ी होगी। सही बात है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? वो मिनिमम सेपरेशन जिसको मैं अलग देख पाऊं। तो जितने कम सेपरेशन को अलग देख लूंगा उतना मैं खतरनाक हुआ ना। ठीक है, अब चूंकि एक चीज के कम होने पर वो तगड़ी है, मजा नहीं आता, इसलिए रिजोल्विंग पावर डिफाइन करी है ना। अच्छा पहले यहां लिखो एक अच्छा, लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि देखो लीनियर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी। आप दूर हो जाओगे तो पहले तो आप 2 सेंटीमीटर को सेपरेट देख पा रहे थे, दूर होने पर वो मर्ज दिखने लग जाएंगे। एंगल फिक्स रहता है, तो मैं बोलता हूं एंगुलर लिमिट। तो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इसीलिए जगह जगह एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आई इज 1 मिनट और 1/60 डिग्री। ह्यूमन आई की जो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो 1 मिनट और 1/60 डिग्री होती है। 1 मिनट या 1/60 डिग्री होती है। क्लियर है? ये एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है। मतलब हमारी आंख 1/60 डिग्री के गैप को, मतलब हमारी आंख पर अगर कोई एंगल एट आई 1/60 डिग्री बना रहे होंगे 2 ऑब्जेक्ट, तो हम उनको सेपरेट देख लेंगे। उससे कम एंगल को हम नहीं देख पाएंगे। तो जब जब हमारी आंख पर 1/60 डिग्री से कम का एंगल बनता है हम उनको सेपरेट नहीं देख पाते। क्लियर है? चलो सर, वेरी गुड। क्लियर है क्या? चला जाओ। ये हो गया लिमिट। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार आप देखते हो बैडमिंटन के मैच या लॉन टेनिस के मैच जिसमें याद है आउट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ये आउट थी, कई बोलते हैं इन थी। दोनों ने क्लियर देखा फिर भी एक आउट और एक इन बोल रहा है। उसका एक रीजन ये है कि शायद उनकी आंख पर, दूर वाले की आंख पर एंगल एट आई कम हो गया है ना, 1/60 कम हो गया, तो उसको मर्ज नजर आया, उसको ऐसा लगा वो लाइन पर गिरी चीज। समझ गए? ये बहुत बड़ा रीजन होता है एंगल एट आई। ठीक है, चलो। अच्छा, अब रिजोल्विंग पावर तो बोल दूं। अब रिजोल्विंग पावर तो वो उल्टे उल्टे की चीज। रिजोल्विंग पावर, ठीक है, R.P तो बोल दो रेसिप्रोकल ऑफ रिजोल्विंग लिमिट, रिजोल्विंग पावर, रेसिप्रोकल ऑफ, या सीधा ही लिख दो ना, रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इज उल्टा ऑफ दिस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्विंग लिमिट। रिजोल्विंग लिमिट का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रिजोल्विंग लिमिट इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। क्यों आया? ताकि जितनी रिजोल्विंग लिमिट कम उतना रिजोल्विंग पावर ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो मैं यहां से बोल दूं, अच्छा ये रिजोल्व फॉर माइक्रोस्कोप, फॉर माइक्रोस्कोप रिजोल्विंग लिमिट है ना, ये लीनियर होती है ना, लीनियर इज इक्वल टू होती है, कितनी होती है बेटा? 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, शायद यही होती है। देख लेना बेटा, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है ना, एक बार मैं देख के बताता हूं। यही होती है वैसे तो। सही है, बिल्कुल ओके है ना। ये वो मिनिमम सेपरेशन है, माइक्रोस्कोप से अपन सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं। इसको दिस क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, ये एन डॉट है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर। अच्छा, रिजोल्विंग पावर कितनी हो जाएगी? इसका उल्टा, रिजोल्विंग पावर R.P तो बोल दो ये हो जाएगी 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। क्लियर है क्या? ये दिस इज रिजोल्विंग पावर। समझ गए क्या? ये अच्छा, अब ये देखो, ये होता है ये इस टाइप से हो गया, FO FE,
ये, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वो थीटा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये हो गया म्यू यहाँ का मीडियम। क्लियर है क्या? तो ये सब ये चीजें होती है, ठीक है। हालांकि ये कभी काम नहीं आ रहा, लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, टेलीस्कोप। बस मैं तेरा काम की बातें बता रहा हूं बेटा, फॉर टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। बोलो रिजॉल्विंग लिमिट है ना, यहां एंगुलर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है 1.22 लैम्डा बाई है, दिस इज, है ना, ये रिजॉल्विंग लिमिट, ये एंगुलर है, ठीक है। अब जैसे टेलीस्कोप है, इधर देख रहे, ये टेलीस्कोप है ना, ये ए जो है, ए, इसकी सारी बातें समझ ले, ये ए इसका डायमीटर होता है, ये दिस इज ए क्या है, इस एपर्चर का डायमीटर, ये डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ जाओगे ना, ये अच्छा, ये और ये वो एंगल होता है, समझ गया, जिसको सेपरेटली देख पाएगा, ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट है। तो टेलीस्कोप में वो मिनिमम एंगल, ये मिनिमम एंगल जिसको मैं सेपरेटली देख पाऊं, ठीक है, ये रिजॉल्विंग लिमिट हो गया थीटा मिनिमम, वहां पे था एक्स मिनिमम, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर कितनी आ गई इसकी, ए अपॉन 1.22 लैम्डा। क्लियर है? तो मैं बोल दू रिजॉल्विंग पावर, तो मैं बोल दू, अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए डायामीटर ऑफ अपर्चर, यही बोल दू मैं, एज अपर्चर इंक्रीजेस, वो अपर्चर डायामीटर ही होता है, एज डायामीटर ऑफ अपर्चर इंक्रीजेस, है ना, ए इंक्रीजेस, मैं बोल दू रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस, उतना तगड़ा, यानी कि उतनी कम दूरी को सेपरेटली देख लेगा, जितना ए बड़ा होगा उतनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बढ़ेगी, उतने छोटे एंगल को सेपरेटली देख लेगा, जितना बड़ा ए उतना छोटा एंगल सेपरेटली देख लेगा। का मतलब मैं बोल दूं, जितना ए बड़ा होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है टेलीस्कोप की, इसीलिए टेलीस्कोप का हेंस एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज टेकन लार्ज। समझ गए? यही कारण है हम लार्ज एपर्चर लेते हैं टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का, हम बड़े से बड़ा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर तो एक चीज है, मैग्नीफाइंग पावर तो मैं फोकस को दूसरे तरीके से ही बढ़ा सकता हूं, मैं फोकस को बढ़ाने के लिए तो म्यू को भी घटा सकता हूं टेलीस्कोप के, लेकिन रीजन क्या है बेटा, मेन रीजन है उसकी रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि टेलीस्कोप से हमें बहुत दूर की चीज, हमें यूनिवर्स को रिजॉल्व कर करके देखना है, तो रिजॉल्विंग पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम जो टेलीस्कोप का ये एपर्चर लार्ज लेते हैं, इसका रीजन क्या है, उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना, उसकी क्षमता बढ़ाना, ताकि वो बहुत करीब की चीजों को भी अलग करके दिखा दे, मजा आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये अच्छा, लैम्डा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो मैं बोल दूं रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता है वॉयलेट से, रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होता तो उसकी रिजॉल्विंग पावर घटती है, तो बोल दूं lambda red is greater than lambda violet, hence and resolving power is inversely proportional to lambda, hence रेड की रिजॉल्विंग पावर लीस्ट होती है ना, विजिबल रेंज में होती है, विजिबल रेंज में जो कलर हम देख सकते हैं उसमें रेड की रिजॉल्विंग पावर लीस्ट होती है, समझ गए, और वॉयलेट की मैक्सिमम होती है रिजॉल्विंग पावर। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं 2-4-5 क्वेश्चन तुम्हारे रीड करके बता रहा हूं, जो है ना इसमें है मॉड्यूल में, ठीक है, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं आंख के लिए और सबके लिए, ठीक है। चलो ये बेटा समझना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम, चाहे माइक्रोस्कोप ले लो चाहे टेलीस्कोप ले लो, रिजॉल्विंग पावर में लैम्डा नीचे ही आता है, ये लो माइक्रोस्कोप भी ले लो, रिजॉल्विंग पावर में लैम्डा नीचे आता है, तो मैक्सिमम फॉर व्हाट कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी मैक्सिमम, बोल दो वॉयलेट कलर, यस, तो वॉयलेट कलर जिसका लैम्डा मिनिमम है, ठीक है साहब। और देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन, एक क्वेश्चन है आपका मॉड्यूल में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये देखो ऑब्जेक्टिव के डायामीटर पे, ये ऑब्जेक्टिव का डायामीटर होता है स्मॉल है, तो रिजॉल्विंग पावर यस डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। सर मजा आ गया, बहुत आसान चीज है। हाँ,
एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ए लार्ज एपर्चर, क्यों? टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन, कोई लेना देना नहीं, और उल्टा स्फेरिकल एब्रेशन तो बढ़ेगा जितना। हाई रिजोल्यूशन, हाँ हाई रिजोल्यूशन बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या सर? कर देंगे सर। अब कुछ न्यूमेरिकल करवा दीजिए आप। बिल्कुल बेटा न्यूमेरिकल करवा देता हूं, कर लोगे ना ये? चलो सर, तो अब अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना? आ जाओ। तो रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, है ना? ये देखो, सबसे पहले आई का देखते हैं एग्जाम्पल, है ना? 1 कहां तक कर लिए? तो चलो छोड़ो, एग्जाम्पल 1 है ना? टू पोल P1 and P2 are at a distance, वो तो नोट कर लेना बेटा तुम्हें ना, अब मेरे इसमें तो गया। एग्जाम्पल 1, टू पोल P1 and P2 are at a distance 2 kilometer from I. Then minimum separation between them so that we can resolve them, ठीक है? उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगी, हम उनको रिजोल्व कर ले, ठीक है? चलो आ जाओ। ये रही ह्यूमन आई, ठीक है? ये रहे दोनों पोल। बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने, ये P1 P2 है ना? लीनियर सेपरेशन ही पूछा जा रहा है ना? ये एक्स क्या हो, ठीक है? हम रिजोल्व कर ले। तो ये डिस्टेंस कितनी दी है बेटा? तो हम बोल दो ये दिए 2 किलोमीटर। देखना बेटा ये टेलीस्कोप में भी काम आएगा, क्योंकि टेलीस्कोप में भी एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दी हुई होती है, और हमारे को लीनियर पूछता है, तो लीनियर और इसमें रिलेशन। तो मैं बोल दो ये बहुत दूर है। और याद है ये एंगल कितना होता है ह्यूमन आई के लिए? 1/60 डिग्री बताया ना? 1 मिनट ए थीटा मिनिमम फॉर ह्यूमन आई 1 मिनट, और 1/60 डिग्री होता है फॉर ह्यूमन आई। ये याद होना चाहिए रे, ह्यूमन आई के लिए 1/60 डिग्री होता है, तो ये 1/60 डिग्री। तो यहां से बोल दो थीटा बराबर x/d, तो यहां से x बराबर आ जाएगा d थीटा। तो यहां से d कितना है? 2000 मीटर, और ये थीटा कितना है? 1/60 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो बोलो 1 डिग्री को रेडियन में तो π/180 आएगा। ये ध्यान रखना, रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलना। तो ये रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा बराबर आर्क अपॉन, ये कहां से आया? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता ना। तो एंगल बराबर होता आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो गई x और रेडियस हो गई ये 2 किलोमीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? ये 1 2 0 गए, तो ये 2 0 गए, तो यहां से आ जाएगा पाई से गया ये 2 बार, ये गया 10, तो 10/18 के करीब आ जाएगा लगभग 10/18 मीटर। अरे ये मैंने रफ कैलकुलेशन कर दी, इसको 3 मान के काट दिया 2 बार, 2 से 2 काट दिया, तो 10/18। तो मैं बोल दूं क्या ये आ जाएगा लगभग 1000/18 सेंटीमीटर। मैं 20 मान रहा हूं इसको, अरे रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं बिल्कुल 50, ये लगभग 48 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा, लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के करीब। मेरे को कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं, बस मेरा काम था यहां तक बताना, यही है, ठीक है? और ये कैसे वैल्यू रखते हैं देख लो, ये कैलकुलेशन भाड़ में गई, लगभग 48 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। तो ये 45 2 किलोमीटर दूर, अगर 45 सेंटीमीटर दूर 2 पोल है तो मैं उनको सेपरेट देख पाऊंगा, उससे करीब आ गए तो मैं मर्ज देखूंगा। क्लियर है क्या? इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। नहीं देखते आप रोड पे, हाईवे पे गाड़ियां चल रही होती रात को अंधेरे में, दूर से एक बाइक आती हुई लगती, पास आते तो देखते हो तो आर्मी की ट्रक थी, याद है? एक लाइट नजर आती है, फिर जैसे जैसे करीब आती, नहीं देखते हो आप? ये हाईवे पे नहीं देखते हो? ऐसी एक लाइट नजर आती है बिल्कुल, फिर जैसे जैसे वो करीब आती है ऐसे लाइट डबल होती जाती है, ये ऐसे, फिर और करीब आती है वो तो ऐसे नजर आती है वो एकदम से, फिर और करीब आती है तो सेपरेट होती जाती है वो, और जैसे जैसे करीब आती है वो लाइटें दूर होती है और पास से निकलती है, जब पता पड़ता हो तो आर्मी की ट्रक थी जो दूर से बाइक नजर आ रही थी, क्योंकि वो इतनी दूर थी पहले कि मेरे को वो एक नजर आ रही थी, मर्ज नजर आ रही थी, मैं उनको रिजोल्व नहीं कर पा रहा था। और जैसे जैसे करीब आई मेरी आंख पर एंगल बढ़ने लगा,
पहले 1/60 से कम था, बढ़ते 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 वो एंगल बढ़ने लगा तो मैं सेपरेट देख पाया। क्लियर है क्या? तो ये सारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का कमाल है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल 2। ठीक है, चलो आ जाओ। अब थोड़ा टेलीस्कोप का देखते हैं। ये देखो, कई बार ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर में सिर्फ वो पावर देखनी होती है ना, वो तुम कर लेना। ठीक है, इधर आ जा। हाँ देखो, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना। ये ऑब्जेक्टिव है, ए बराबर है ना फॉर टेलीस्कोप ए, डायमीटर ऑफ अपर्चर सीधा 10 सेंटीमीटर एंड 2 ऑब्जेक्ट आर एट ए डिस्टेंस 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, आर डिस्टेंस 1 किलोमीटर, देन minimum separation between them so that telescope can resolve them ताकि टेलीस्कोप उनको रिजोल्व कर सके। ये लो साहब, ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन बताना, ए और बी के बीच का है ना, ये एक्स। और हमारे पास तो टेलीस्कोप का रिजोल्विंग का थीटा बता, कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस कैपिटल टी 1 किलोमीटर दी है, ये सॉल्यूशन है। और ये ए कितना दिया? ए, अच्छा लेमडा भी दिया होगा, लाइट का लेमडा। हाँ रिजोल्व देम है ना, लेमडा बराबर 5000, जो लाइट आ रही है उसका 5000 एंगस्ट्रॉम का लेमडा है ना। ये ए दिया 10 सेंटीमीटर, ये ए अपर्चर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। चलो साहब है ना, ये सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं कि रिजोल्विंग लिमिट थीटा मिनिमम कितना था? 1.22 लेमडा बाई है क्या ये? तो बोलो कितना आ जाएगा ये? तो यहां से 1 अच्छा, और ये इसको मैं लिख दूं x बाई डी। ये आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होती है ना, ये आर्क और आर्क की तो निकालनी है, x बाई डी बराबर 1.22 लेमडा बाई है। दिस एम्प्लाइज x मिनिमम बराबर, बोलो कितना आ जाएगा? 1.22 लेमडा डी बाई ए, ये फॉर्मूला बन गया। आ जाओ कितना आ जाएगा ये? तो x मिनिमम बराबर 1.22 लेमडा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7, डी बराबर 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर है ना, 10⁻³ मीटर अपॉन स्मॉल है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻²। तो कितना आ जाएगा बोलो? (6.1 इंटू 10⁻³ यानी कि 6 mm, 6.1 mm। ठीक है, ये आया एक्स मिनिमम। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पर ऑप्शन में 5 mm दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अपन 5 mm टिक कर देंगे लगभग है ना। ऑर्डर ऑफ पूछा, ऑर्डर ऑफ क्या बोल दूं? ऑर्डर लगभग, ठीक है, ऑर्डर में लगभग 5 mm। 4 ऑप्शन ही ऐसे ही थे। अरे बेटा वो है 6 mm आंसर यार, पर 4 ऑप्शन है उसमें 5 mm ही दिया हुआ है, 5 mm 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 5 नैनोमीटर, तो ऑर्डर लगभग mm में ना, वो ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, चलो है ना। तो ये कौन सा है? मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 4 है। ठीक है, तो आंसर है ना ऑर्डर mm 5 mm, वो ऑर्डर पूछ रहा, तो mm में आंसर है mm, दिस इज द ऑर्डर। तो 5 mm दिया, 5 mm कर दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो साहब, तो सर कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, ये गाड़ियों की हेडलाइट वाला, जीप वाला। अब देखो हमारी आई में भी अगर आई का डायमीटर दे देना प्यूपिल का, तो हमारे को उसको टेलीस्कोप की तरह ही फॉर्मूला लगा के करना होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन होता है, तो टेलीस्कोप में भी डिफ्रैक्शन। यहां तो इधर देखो,
ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन है, हेडलाइट ऑफ, या ये करने की बजाय ये करा दूं मैं, रुक जाओ मिनट, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये कराने की बजाय तो वो करा दूं जिसमें करेक्शन है। हाँ ये कर लो, है ना, ये तो इसमें तो करेक्शन नहीं है इसलिए तुम ही कर लोगे, ये करा देता हूं, है ना। एक इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक एस्ट्रोनॉट है ना, वो स्पेस शटल से नीचे 400 किलोमीटर दूर नीचे देख रहा है ना, अर्थ की सरफेस पे। ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, यहां दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं ए और बी, ये ए बी, ये एस्ट्रोनॉट है ना, ये स्पेस शटल से नीचे देख रहा है, यूं रख इसको, एस्ट्रोनॉट को सुला दे थोड़ा, ये ठीक है, ये देख रहा है, ये एस्ट्रोनॉट, ये ठीक है, ठीक है, ये 400 किलोमीटर नीचे अपनी स्पेस शटल से, डी बराबर है 400 किलोमीटर, ये देख रहा है, ठीक है, ये ठीक साहब, और उसकी प्यूपिल का डायमीटर और लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या है ना, एस्ट्रोनॉट्स प्यूपिल डायामीटर, है ना, काम के बात ले रहा हूं, इज ए इक्वल टू कितना दिया, ए इक्वल टू 5 mm, तो उसकी जो आंख का डायमीटर है वो 5 mm दिया है, एंड लेमडा लाइट का जो वेवलेंथ है वो दिया है 500 नैनोमीटर, है ना। ये तेरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है एम्स 2003 में, और एल्टीट्यूड 4000 है, एंड ही इज लुकिंग ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रॉम एन एल्टीट्यूड, सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है, ये देन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मुद्दे की बात ये है। तो वही प्यूपिल का डायमीटर दिया है, आंख की प्यूपिल का डायमीटर दिया है, तो मैं टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं बोल दूं रिजॉल्विंग लिमिट थीटा मिनिमम ए एंगल में बराबर 1.22 लैम्डा बाई ए हो गया, वेयर ए इज मीटर ऑफ प्यूपिल, वही ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह बिहेव करेगी हमारी आंख, तो इसको बोल दो एक्स मिनिमम, मेरे से पूछा जा रहा है बाई डी, ये पूछा जा रहा है मेरे से, तो लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछी जा रही है, एक्स मिनिमम, है ना, बाई डी बराबर 1.22 लैम्डा बाई ए, आ जाओ कितना आ जाएगा, तो एक्स मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा डी बाई स्मॉल है, आ जाओ कितना है, तो ये आ जाएगा एक्स मिनिमम बराबर डिट्टो वैसा का वैसे ही है 1.22 लैम्डा डी बाई स्मॉल है, मैं वैल्यू रखो 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7, डी हो जाएगा 400, यानी कि 4 इंटू 10⁵5, ए 400 और किलोमीटर का 1000 भी तो आएगा, ए हो जाएगा 5 mm 10⁻³ ये घटा, आ जाओ 5 से 5 गया, -3 ऊपर आ गया, +3 8, 10 बचा 40, तो ये 1.22 इंटू 40 कितना आ जाएगा, ये 48.8 मीटर, ये आ जाएगा एक्स मिनिमम ये। लेकिन 4 ऑप्शन में जो दिया है बेटा वो दिया है पॉइंट, ऑर्डर पूछा इसमें भी, है ना, ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ यहां पे, देन ऑर्डर ऑफ क्या है ये, देन ऑर्डर ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा लगभग एक्स मिनिमम बराबर लगभग 50 मीटर, 4 ऑप्शन में यही दिया, अरे बोलो क्या दिया, ए दिया है 5 मीटर, सॉरी पॉइंट, हाँ वही 5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है, 50 मीटर और 500 मीटर ये है, तो बोल दो 5 मीटर आंसर हो जाएगा, सॉरी 50 मीटर आंसर हो जाएगा। सर समझ में आ गई, तो बेटा आई
कि प्यूपिल का डायमीटर और लेमडा दे तो भी टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला लगाना, टेलीस्कोप के लिए वो लगाना, और सिर्फ आई की बात करें सिंपल लेमडा और ए नहीं दे तो फिर 1/60 डिग्री वाला लगाना है। कर लोगे क्या? तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के सारे क्वेश्चन कर लेना। तो मेरी तरफ से ये वाला सेक्शन हो गया। अब बचा है कैमरा, वो कैमरा खत्म करते अपन तो ये चैप्टर बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग लिमिट के अब 100% क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्लियर है? एक आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन और है ना, उसमें देखो, चलो खैर वो तुम ट्राई करना, नहीं तो मैंने वैसे उसमें डिस्कस किया। ओके।